द्वारा 11 फरवरी को कहा गया था कि उन्हें पुलिस विभाग के द्वारा 107 और 116 की धारा नोटिस भेजे गए हैं, जिनको लेकर वहां कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के पास बोतल में पेट्रोल लेकर जाएंगे। किंतु 12 फरवरी को इस बात की सूचना लगते ही जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांग संघ के पदाधिकारी अमर नामदेव को कोतवाली पुलिस के द्वारा सुबह से ही घर से उठा लिया गया और शाम 5 बजे कोतवाली थाने से छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों से हड़ताल कर रहे दिव्यांगजनों को 11 फरवरी को पुलिस के द्वारा धारा 107 और 116 के तहत नोटिस दिए गए थे। जिसके बाद दिव्यांगजनों ने मीडिया के माध्यम से अपना बयान भी जारी किया था कि वह बिना शांति भंग किए ही अपना आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस के द्वारा उन्हें शांति भंग करने की धारा के तहत नोटिस दिया है। वहाँ उस नोटिस को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के पास बोतलों में पेट्रोल लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर उन्हें इस प्रकार से नोटिस क्यों दिया गया है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के द्वारा 12 फरवरी को सुबह ही दिव्यांग संघ के पदाधिकारी अमन नामदेव को घर से ही पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और दिन भर उन्हें थाने में बिठाल कर रखा गया और शाम होते ही अमन नामदेव को पुलिस के द्वारा हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। फिर आपका पेट्रोल लेके हम कलेक्टर साहब के पास जाने वाले थे, मेरे आत्मदान ही करने वाले थे, परंतु मुझे सुबह 7 बजे ही मेरे घर से CSP महोदय से मिलने के नाम से उठा लिया गया और मुझे अंदर बंद करके एक कमरे में बंद करके रखा गया और 4 बजे अभी 5 बजे मुझे छोड़ा गया, जिसमें भीम आर्मी के सभी साथी और मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने जो सुबह से मशक्कत करी तब जाके मुझे अभी 5 बजे यहाँ छोड़ा गया। अब आप क्या करेंगे? आप आपका धरना चालू रहेगा, बंद रहेगा? क्या आप फिर से कलेक्टर साहब के पास जाएंगे? मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा तो जरूर, पर धरने को अभी समाप्त कर रहा हूँ और मैं कोर्ट की कार्रवाई करूंगा। मेरा जो दिव्यांग एक्ट में मुझे जो अधिकार मिले उसकी लड़ाई मैं अब कोर्ट से लड़ने के लिए तैयार हूँ और इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी बीच में आएगा वो भी उसमें कोर्ट की कार्रवाई के बीच में आएगा। अच्छा, तो ये इन्होंने क्यों आपको आज उठा के ले गया था? कुछ बताया कि आपने पूछे नहीं इनसे? और बोलते हैं कि आपने आत्मदाह करने की धमकी दी तो इसलिए आपको उठा के ले गया था। मैं पूछना चाहता हूँ जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे, मेरा बयान आपने सुने? मैंने कहा उसमें बोला कि मैं जलने वाला हूँ, मैंने कहा उसमें बोला कि मैं फांसी में लटकने वाला हूँ। इस प्रकार से झूठा मेरे एक प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगा के सुबह 7 बजे से ले गया गया। मेरे को मानसिक और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ित कर। अब आप क्या करेंगे? अगला कदम? मैं अभी इसके लिए भी कोर्ट वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। और धरना क्यों समाप्त कर रहे हैं? अब आप धरने के लिए हमें SDM महोदय और जिला कलेक्टर महोदय से ये लेटर दिया गया है कि ये आउटस्रोत वालों के लिए तो ये बोलते हैं कि हम इन पर दबाव नहीं बना सकते। इसका मतलब समझ जाओ कि क्या है, ये दबाव नहीं बना पा रहे जिला के कलेक्टर महोदय। दूसरा कि इनमें रोजगार मेला लगाने की बात करें, जो दिव्यांगजनों को रोजगार मिले के थ्रू बाहर जॉब दिलाएंगे। देखते हैं एक बार और समय देके देखते हैं, तो अगला कदम इतना विस्फोटक उठाऊंगा मैं कि प्रशासन सोच भी नहीं पाएगा कि क्या उठेगा। जब हमारे द्वारा CSP अंजुल मिश्र से दूरभाष पर यह जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अमन नामदेव के द्वारा मीडिया में यह बयान दिया गया था कि वह बोतल में पेट्रोल लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, कहीं वहां कुछ घटना न कर ले, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें पुलिस के द्वारा थाने में बिठाल कर रखा गया और उन्हें शाम को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कोई मामला या कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरेखा के शारदा मंदिर के पास 5 लोगों ने बलवा करते हुए 2 व्यक्ति को तलवार, फरसा और डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। 11 फरवरी की रात्रि 11:15 बजे यह वारदात अब आपसी रंजिश के चलते हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश सूर्यवंशी मजदूरी करता है। 11 फरवरी की रात्रि 11:15 बजे कमलेश सूर्यवंशी अपने दोस्त राहुल गुंडाने के घर से अपने घर जा रहा था। तभी शारदा मंदिर के पास वार्ड पार्षद प्रवीण मदनकर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। प्रवीण मदनकर कमलेश सूर्यवंशी और राहुल गुंडाने को देखकर उन्हें जातिगत व अश्लील गाली देने लगा। दोनों ने प्रवीण मदनकर को गाली देने से मना किया। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। तभी प्रवीण मदनकर ने अपने साथी कमलेश पांचे, मोनू कुमरे, पप्पू डिंगडांग, विक्की मदनकर के साथ हमला करते हुए तलवार, फरसा, बस के डंडे से कमलेश सूर्यवंशी को मारपीट करने लगे। वहीं जब राहुल गुंडा ने कमलेश सूर्यवंशी को बचाने के लिए आया तब उसे भी इन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। फरसा का वार सर में लगने से राहुल गुंडाने गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव के बाद इस मारपीट में घायल कमलेश सूर्यवंशी और राहुल गुंडाने को जिला अस्पताल बालाघाट में लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल राहुल गुंडाने को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस वारदात में कमलेश सूर्यवंशी भी घायल हो गया था, जिसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी शिवदयाल पटले ने कमलेश सूर्यवंशी का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी।
लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के समीप 12 फरवरी की शाम 7 बजे दो मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो जाने से दोनों बाइक में सवार दो व्यक्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोधा निवासी 50 वर्षीय प्रीतम पिता देवराम लीलारे के बेटे की शादी 8 मार्च को है। 12 फरवरी को मोटरसाइकिल से लालबरा क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के घर बेटे की शादी का कार्ड बांटने आया था और कार्ड बांटकर खटंगटोला की ओर लालबरा से जा रहा था। वहीं बेहरई बरघाट निवासी 20 वर्षीय राजकुमार गोड़गे अपने दो साथियों के साथ सिवनी मार्ग स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर सिवनी की ओर जा रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के समीप हाईवे रोड में दोनों की मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें प्रीतम व राम कुमार घायल हो गए। दो लोगों को और मामूली चोटें आई, जिसके बाद मार्ग से गुजर रहे लोगों ने दौड़कर घायलों को उठाया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। घायलों को तत्काल ही लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए बोधा निवासी 50 वर्षीय प्रीतम लीलारे, बेहरई बरघाट निवासी 20 वर्षीय राजकुमार गोड़गे को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। घायल व्यक्ति प्रीतम लीलारे बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारी के समर्थक भी बताया गया। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित थाने में 12 फरवरी को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने, अवैध शराब विक्रय, जुआ सट्टा पर प्रतिबंध लगाने सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि लालबरा का हाईस्कूल मार्ग, समनापुर मार्ग, हाईवे मार्ग में जहां तहां चौपहिया वाहन खड़े रहते हैं। इसके कारण हर समय यहाँ दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है और दुर्घटनाएं घटित भी हो रही है। हाँ, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसमें हमें कुछ काम करना हो, जैसे कहीं ऐसा हो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, अगर उन्हें कहीं ऐसा हो कि परेशानी हो रही है, कहीं ऐसा हो कि दारू गुट्टा टाइप के आदमी, गजरी आदमी अपना नंबर लगाते हो, कहीं ऐसा हो कि कहीं पर जुआ बड़ी संख्या में कोई लोग खिलाते हैं या बाहर से खिलाने वाले आते हों। यहाँ नहीं बता सकते, मत बताइए, मुझे अपने नंबर पर बात कर देना, हम कोशिश करेंगे कि उसमें काम कर पाएँ। कहने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम खत्म कर पाएँ। खत्म ना कर पाएंगे, जितने लोग लगा पाएंगे उतने लोग लगाएंगे, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। बहुत सारी स्वीकार करिए, अगर हम गलत करते हैं तो रिजेक्ट करिए, लेकिन अगर हम सही चलते हैं और सही काम करते हैं, हमारी सही काम करती है, तो इनको प्रोत्साहित भी करिए आप लोग और इनको स्वीकार भी करिए, क्योंकि है तो हम आप सबके बीच के अलग से उड़के तो आए नहीं, या तो नौकरी करने आए। आप सबका सहयोग रहेगा तो हमें कम रहेगी, और सहयोग नहीं रहेगा तो हम छोटे छोटे करेंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे और समझ चाहिए। ये हमारी तरफ से चर्चा करते हैं। ये बात आप जानते हैं भली भांति कि 5 की 5 भी एक जैसी नहीं होती है, तो ये आप कह सकते हैं कि सब लोग बोलते हैं कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि कार्रवाई होनी चाहिए। हर सार्वजनिक स्थल में गांजा पीते के लिए कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। नगरपालिका बालाघाट के सभागार में सोमवार को परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क, नाली व नल जल योजना सहित करीब 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस बैठक में शहर में 38 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत किए गए पेयजल आपूर्ति के कार्यों का मामला जोरों पर रहा। ठेकेदार के द्वारा इस कार्य में की गई लापरवाही व देरी से विपक्षी पार्षदों ने इस पर नाराजगी भी जताई। पार्षदों ने कहा कि नगर में नई पाइपलाइन से शहर में सही तरीके से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे पेयजल की समस्या हो रही है। नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार को 80% राशि का भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा सफाई का मुद्दा भी गरमाया रहा। बैठक के दौरान नगर में साफ सफाई सही तरीके से नहीं होने से पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए सभी वार्डों में सफाई की समुचित व्यवस्था किए जाने की भी मांग की। पार्षदों ने शहर में रेस्टोरेंट व लॉन कितने हैं इसकी पर्याप्त जानकारी नगरपालिका अधिकारी को नहीं होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। वहीं उन्होंने कहा कि वार्डों में पर्याप्त सफाई कर्मी व कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने से गंदगी होने पर भी आक्रोश जताया। तो हमको रेस्टोरेंट से वसूली क्या आएगी और हम उसको क्या सुविधा देंगे? तो वो तो यहाँ नहीं तो बाहर जाके फेंकेगा। ये हमारी कमजोरी है, रेस्टोरेंट मालिक की कमजोरी नहीं है, ये नगर पालिका की कमजोरी है। अब अपने को अगर नोटिस में सुपरवाइजरों की हमें कंप्लेन आती है तो उनको बकायदा नोटिस जारी किए जा रहे हो, वहाँ पे चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
भाभी जी, आप स्वास्थ्य विभाग के सभापति हैं। नगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जहां सफाई की व्यवस्थाएं पूरी तरह लड़खड़ा गई है। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो गंदगी कर रहे हैं और शहर में जो कचरा गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। यानी लगभग हर वार्ड में ये शिकायतें आ रही है। इसको लेकर आपका क्या है? ये स्वच्छता तो बराबर लगातार चल रहे हैं, लेबर भी चल रहे हैं, पर कचरा गाड़ियों की समस्या है कि बहुत साल पुरानी हो चुकी है, तो उसको रिपेयर करने में हमको ज़्यादा मतलब फंड की भी आवश्यकता पड़ रही है और रिपेयर जल्दी नहीं हो पा रही है। तो अभी नई गाड़ियाँ आ रही है, तो कुछ वार्डों में तो गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ देने की बात चल रही है। कल शायद आने वाली ऐसा है, तो 4 गाड़ियाँ पहले आएगी, फिर 16 गाड़ियाँ फिर बाद में आएगी। तो जो वार्ड मतलब चिन्हित है उन वार्डों में बांटने के लिए मतलब दिया जाएगा। शादी हाल तो चिन्हित हुए, लेकिन शहर में कितने रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप भी जाते हैं, यहाँ के सभापति भी जाते हैं, यहाँ के पार्षद भी जाते हैं, और इसके बड़ी और यहाँ के जो अधिकारी हैं ये भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, और इनको इतनी बड़ी जानकारी आज तक के नहीं है कि शहर के अंदर कितने रेस्टोरेंट्स हैं। ये सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका की आ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप कितने रेस्टोरेंट्स हैं और किस तरह का नोटिस दिया जाएगा? कर्मचारियों की जो गलतियाँ उसे मैं मान रही हूँ कि उन्हें सभी तुरंत तत्काल में उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर भी कुछ जगह जैसे जानकारी की जो है तो नए तो हर दिन प्रतिदिन बनते रहते हैं, है ना। तो जिन रेस्टोरेंट से वो वसूली करी उसकी जानकारी उससे पता था, वो उतना बता रही थी, है ना। बाकी जो और भी जो नए बने उनकी तो कुछ जगह जैसे क्या होता है कि जहाँ अपन वसूली के लिए जाते हैं तो कुछ लोग जो ही उसके ऊपर प्रेशर डाल करके कह देते हैं कि नहीं वहाँ पे मत लीजिए, ऐसा कुछ मतलब होता है। इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी से वसूली की जाए जिससे हमारे नगर पालिका का लाभ हो। माननीय विधायक श्रीमती अनुपमा मुंजारी जी द्वारा मुझे यहाँ विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था और परिषद की आज पहली बैठक थी। बैठक में जो विषय सूची लाई गई थी उस विषय सूची पे परिषद के सम्मानीय सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और कुछ बातें जो विषय सूची में दी हुई थी, जहाँ कुछ ऐसा समझ में आया और अध्यक्ष जी की परमिशन के बाद जहाँ मुझे सुझाव रखना पड़ा वहाँ पर मैंने अपने सुझाव रखा है और परिषद के हित में, जनता के हित में जो जनता को लाभ मिल सकता है उन सुझावों को परिषद ने भी अमल में लाया है। कौन से सुझाव जो आपको जिस तरीके से परिषद में प्रस्ताव आए थे कि टैक्स से संबंधित प्रस्ताव आए थे, तो जो जनता के हित में था उसको परिषद ने जनता के पक्ष में निर्णय लिया है। उसको एक बात ये भी देखी जा रही है, आपके द्वारा रेस्टोरेंट की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी के पास इसमें जानकारी नहीं है। क्या मानते हैं कर्मचारी लापरवाही पूर्वक काम कर रहे हैं? इस बात को अध्यक्ष महोदय ने भी माना है और जो शहर में स्वच्छता की जो बात होना चाहिए, स्वच्छता के जो प्रभारी हैं, नोडल अधिकारी है, अगर उस व्यक्ति को इसके संबंध में जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को लिए अध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिया है और परिषद के अन्य सदस्यों ने भी निर्देश दिया है, जिसपे हमारे जो आज के प्रभारी सीएमओ उन्होंने भी 1 सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध करने की बात। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हुजूर अबचल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन की बात से सिख समाज के लोग महाराष्ट्र सरकार से खासा नाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव न किए जाने की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सिंध सरकार पर मनमानी करने का भी आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने तख्त श्री हुजूर शाही प्रबंधक बोर्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव न किए जाने की मांग की। बताया गया कि सिख समुदाय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध तख्त श्री हुजूर साहिब के प्रबंधन बोर्ड एक्ट में संशोधन करने के खिलाफ है। 1956 का श्री हुजूर साहिब प्रबंधन एक्ट सिख गुरुद्वारा के प्रबंधन, रखरखाव और संचालन के लिए नियामक ढांचे के रूप में काम करता है। इसे पुनर्गठित करने के लिए सिख समुदाय में रोष है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जबरन मनमाने तरीके से तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़ 1956 गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करते हुए 2024 एक्ट लागू कर दिया है। बोर्ड का नियंत्रण सिखों के हाथ में था। सिखों के अधिकारों को सरकार ने 2024 एक्ट में निरस्त कर दिया। इसके तहत 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स महाराष्ट्र सरकार के होंगे। इसे लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है।
सिख समुदाय महाराष्ट्र सरकार के इस फरमान का विरोध करती है। सिख समुदाय ने मांग किया है कि पूर्व के भांति 1956 एक्ट के नियम वैसे ही रहने दिया जाए, इसमें छेड़छाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। की क्रमांक 11 में एक उल्लेखित था कि सिख समाज का नेतृत्व सिख समाज ही करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 1956 के कानून क्रमांक 11 में एक संशोधन किया गया है। उसमें 13 लोगों को उन्होंने सरकार की ओर से रखने का निर्णय लिया और 10 लोगों को सिख समाज की ओर से करने का निर्णय लिया। इसका कहने का अर्थ यह है कि प्रशासन पूरी तरह से अपना दखलअंदाजी गुरुद्वारा एक्ट में करना चाहता है। जो 1956 से चले आ रहा है उसका संशोधन करने का अधिकार सिख और सिख समाज को है, ना ही किसी प्रशासन। बीती रात वारासोनी कैलांजी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी बरसे, जिससे किसानों के खेतों में लगी फसलों में भारी ओलावृष्टि होने से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। बेमौसम हुई बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से अधिकांश कैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सावरी, खैरी, चुटिया, नोनसा, आरम्बा, पिटोड़ी, कोथुरना, डोके, खैलांजी, खुर्सीपार सहित अन्य ग्रामों के आसपास में यहाँ ओलावृष्टि हुई, जहां पर सुबह जब किसान अपने खेतों की फसल देखने के लिए पहुंचे तो वहां पर फसलों को बुरी तरह से स्थिति में देखने को मिले, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो गए। इस दौरान सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि व तेज हवा की मार से फसलों से लगे फूल व फल दोनों ही नष्ट हो गए, तो वहीं फसल पूरी तरह से सो गए। ऐसे में किसानों के द्वारा वर्तमान में नुकसानी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनके द्वारा स्थिति सामान्य होने की राह देखी जा रही है कि आखिर किस प्रकार की उन्हें हानि हुई है। ग्राम सावरी से ग्राम बिटोड़ी तक करीब इस बीच 40 ग्राम पंचायतों में ओलावृष्टि की स्थिति बताई जा रही है। बैठ पुरुषोत्तम लारे। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच अब जल्द ही बैयर व बूढ़ी रोड सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर नगरपालिका का हथौड़ा चलेगा, जहां सड़क के दोनों तरफ 40 फीट की जद में आने वाले मकान, दुकान व बाउंड्री वाल सहित अन्य निर्माण भी तोड़े जाएंगे, जिसका नामजोग 9 फरवरी तक राजस्व और नगरपालिका अमले के द्वारा पूरा किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए बैयर रोड और बूढ़ी सड़क किनारे की गई इस नामजोग की कार्रवाई में सड़क किनारे स्थित कई दुकानें, मकान, बाउंड्री वाल व अन्य निर्माण अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जहां अतिक्रमण की जद में आने वाले निर्माण को तोड़ने के लिए लाल निशान लगाकर अतिक्रमण को चिन्हांकित किया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन नगर में की जा रही इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बूढ़ी मार्ग निवासी वार्डवासियों ने आपत्ति जताई, जहां बूढ़ी वार्ड नंबर 11 और 12 के वार्डवासियों ने संयुक्त रूप से सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई पर ब्रेक लगाए जाने की मांग की। सौंपे गए इस ज्ञापन में वार्डवासियों ने अपना ऐतराज जताते हुए सेटलमेंट के अनुसार रोड का नाप लेने, किसी की अधिक रजिस्ट्री भूमि तो किसी की कम रजिस्ट्री भूमि का माप करने और किसी बिंदु को आधार मानकर सड़क का किया जा रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी मुहैया कराए जाने की भी मांग की। तो वहीं उन्होंने शहर का वास्तविक नक्शा और सेटलमेंट के अनुसार सड़क का पुनः सीमांकन किए जाने की गुहार लगाई। जिन्होंने यथाशीघ्र कार्यवाही न रोकने जाने पर, मांग पूरी न करने और चिन्हित किए गए निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई होने पर समस्त वार्डवासियों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। जो अतिक्रमण चल रहा है बूढ़ी में, उस समय उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं कि बूढ़ी में रास्ता बंद है और इतने चौड़ीकरण के कारण कईयों के पूरे मकान, आधे मकान से अधिक उन लोग के टूट रहे हैं और हर व्यक्ति ने अपना मकान पहले से बनाया है। भाई पहले से बनाने के बाद जब नक्शा पास होता है, सब कुछ होता है, कोई अलग से ज़मीन पे नहीं बनाया गया है और इतने दिनों से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी गरीबों का घर क्यों उजाड़ रहे हैं? जब आप किसी को बना के दे नहीं सकते तो उजाड़ने का भी अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, क्योंकि गरीब जनता अब जाएगी कहाँ पर? लोगों के आगे कोई पुल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन, वो तो हम तो सालों से देखे, कई पीढ़ी मर गई पर पुल नहीं बना और ना कुछ नहीं बनने वाला। क्या शमशान घाट है वहाँ पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस बीच में नाप भी हो रहा है, तो ऐसा नाप हो रहा है कि किसी का बहुत अधिक, किसी का बहुत कम, तो लोगों के पूरे मकान जाते हैं, ये गरीब जाएंगे कहाँ? जी भी आपका नाम बताएंगे? हेमराज साहब। कहाँ रहते हैं? बूढ़ी वार्ड नंबर 12। जी बताएंगे किस प्रकार की समस्या है जिसको लेकर के आप लोग के द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है ना अतिक्रमण के नाम पे, अब हम प्रशासन को पूरी तरह गलत नहीं बता रहे हैं, नहीं बता रहे, लेकिन जिस प्रकार से जब मकान की एक प्रक्रिया होती है बनने की, नक्शा पास किया जाता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मकान कहाँ से बन रहा है आके जांच की जाए। अगर उनके अतिक्रमण के दायरे में आता है तो उनको पहले से ही सतर्क करते कि भैया यहाँ तक गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ पे आप ना बनाएं।
सालों साल से वो मकान खड़े हैं, सभी ने अपने लाखों रुपए खर्च करके बना दिए हैं। अब प्रशासन आ रहा है और चिन्हित करके उसको डिमोलिशन करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। तो हमारे यही निवेदन है कि या तो आप अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारें और जो बन चुके हैं उन पे मैं तरस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नुकसान किसी का ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। भारतीय संस्कृति में मातृ पितृ पूजन का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में माता पिता को ईश्वर के समान माना जाता है। माता पिता ही बच्चों के पहले मित्र, शिक्षक और गुरु और पहली पाठशाला होते हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस बच्चों को माता पिता की सेवा की भावना को प्रोत्साहित करता है। श्री योग वेदांत समिति के सदस्य शेखर भाई ने बताया कि हिंदू संस्कृति के अनुसार देखें तो गणेश जी ने सबसे पहले अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदक्षिणा कर मातृ पितृ पूजन की शुरुआत की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बना दिया। वर्तमान समय में मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत श्री योग वेदांत समिति ने की थी। 2007 में सबसे पहली बार मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया था। मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ देश की आने वाली पीढ़ियों को वैलेंटाइन डे के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए किया गया था। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे जब से जन्म लिए हमने तब से लेकर आज तक जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई, हमने आपके कोमल हृदय को दुख पहुंचाया, हमने जाने अनजाने में। बैलगाड़ी में बैठे एक 14 वर्षीय बालक को मोबाइल की लत उस समय महंगी पड़ गई जब बैल जोड़ी का कासरा गले में फंस गया और यह बालक बैलगाड़ी से गिरकर घसीटता चला गया। यह घटना जिले के सीमा से लगे सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंडिया छपारा में हुई। बैलजोड़ी का कांसा गले में कसने से गंभीर बालक श्याम सिंह धुर्वे 14 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को यह बालक श्याम सिंह धुर्वे अपने खेत में मिसाई का कार्य कर रहा था और वह अपने खेत में बैलगाड़ी पर बैठकर कहानी कर रहा था, लेकिन मोबाइल की लत के चलते उसने बैलों को नियंत्रित करने वाली रस्सी, जिसे ग्रामीण भाषा में कासरा कहा जाता है, उसे इस बालक ने अपने गले में लपेट लिया और मोबाइल एंड्रॉयड फोन में मग्न हो गया। जब आवारा कुत्ते बैलों को देखकर भौंकने लगे तो बैलगाड़ी के फंदे में बैल बिदाकर तेजी से भागने लगे। मोबाइल चलाने में मस्त बालक श्याम सिंह गले में कासरा कसने के साथ ही बैलगाड़ी से नीचे गिर गया और वह घसीटता चला गया, जिससे वह बेहोश हो गया। मौके पर इस बालक के परिवार के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने बड़ी मशक्कत से बैल जोड़ी को पकड़ा और गले में कसने से गंभीर हुए इस बालक को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। डॉक्टर नीले जैन ने बताया कि इस घटना से श्याम सिंह धुर्वे के सांस की नली डैमेज हो चुकी है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, किंतु उसकी बिगड़ती हालत के चलते नागपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर नीला जैन ने मोबाइल फ़ोन के उपयोग से सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। चलो विशेषज्ञ देखिए, आज के वर्तमान समाज में मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, इसकी जान पे जा सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है अभी हाल ही में हमारे जिला चिकित्सालय के PICU जो है गहन चिकित्सा इकाई में देखने को मिला। एक 14 साल का लड़का था जिसका नाम श्याम सिंह है धुर्वे, और वो रहने वाले हैं पांडिया छपारा के, और वो 9 तारीख को वो अपने घर में मतलब खेती का कुछ काम कर रहा था और शायद कहानी चल रही थी, बैलगाड़ी से मतलब कहानी चल रही थी और गले के आसपास उसके पास कोई रस्सी पड़ी हुई थी, कहानी की रस्सी जो कह थी, और बच्चा जो था मोबाइल फ़ोन खेलने में बिजी था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं ये तो उस समय स्पॉट पे किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो रस्सी बच्चे के गले में लिपटती चली गई और बच्चा मोबाइल खेलते चला गया। रस्सी जब लपेटते गले में पूरी फंस गई तो वो रस्सी ने आखिरी में फिर क्या होता है नेचुरली ये फांसी का काम कर डाली, उसके गले में फांसी का काम कर डाली और बच्चा जो है खिंचता चला गया और रस्सी ने उसको फांसी का काम कर डाली। ऐसा जैसे अपन गला दबा देते हैं किसी का, वही काम उसके हो गया और वो बच्चा तुरंत बेहोश हो गया। क्योंकि जैसे अपन किसी को मारने की कोशिश करते हैं या गला दबाते हैं या गला घुट जाता है तो वो आदमी या बच्चा तुरंत बेहोश हो जाता है और उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। यही हाल उस बच्चे का हुआ, वो तुरंत बेहोश हो गया, उसकी श्वसन प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, हार्ट रेट उसका कम हो गया और धीरे धीरे वो बच्चा शॉक में चला गया, मूर्छा में चला गया। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में PICU में भर्ती कराया गया। PICU में उसे तुरंत उसको सब जीवन रक्षक प्रणालियाँ चालू की गई